दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। आज हम आपके लिए बहुत ही विशेष टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है डायबिटीज और ओबेसिटी से जुड़ा हुआ, यानी कि डायबिटिस से जुड़ा हुआ। हम देख सकते हैं कि जिस तरह से आजकल हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, चाहे वो इस पेंडेमिक के दौरान हो या जनरल भी अगर हम देखा जाए, तो काफी हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है। डेली का स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं वो हमारा फिजिकल, सोशल और हमारी मेंटल हेल्थ पे आता है। और इसके साथ जाहिर सी बात है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हमें हो जाती हैं, जिससे एक मुख्य कारण है डायबिटीज़ और ओबेसिटी का। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे बीच जाने माने लेप्रोस्कोपिक एंड बेरेटिक सर्जन डॉक्टर तुषार गोयल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ये लाइफस्टाइल हमारा इतना चेंज हुआ आजकल, इसका जो हमारी हेल्थ पर इफेक्ट आ रहा है। आप तो एक मैं अगर आपको लाइफस्टाइल एक्सपर्ट बोलूं तो भी कुछ गलत नहीं होगा मेरे ख्याल से ये कहना। तो आप कैसे देखते हैं इन सब डेली लाइफ के रूटीन्स को हमारे? देखिए, आजकल इसमें आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ। हम सबका लाइफ़स्टाइल जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उससे काफ़ी चेंज हुआ है। और चेंज हुआ है, हम उसमें ये नहीं कहेंगे कि वो बेटर हुआ है। आई विल से कि वो वर्स हो रहा है। इन द फॉर्म ऑफ कि हम सबकी जो लाइफ़ है, लाइफ़स्टाइल है, वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की तरफ जा रही है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो रही है। हम अपने सिटिंग जॉब्स में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी करने का टाइम नहीं है। अगर हम चूज़ करें कि हम फिजिकल एक्टिविटी करें या अपना जॉब करें, तो हम उसमें से अपनी जॉब को प्रेफर करेंगे, क्योंकि सबके ऊपर प्रेशर इतना है अर्न करने का, आगे बढ़ने की एक जो होड़ लगी हुई है, उसमें सारे अपनी हेल्थ को भूल गए हैं, जितना हमें समझ आता है। उसमें हम सब आते हैं, मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं, हम सब आते हैं। तो सर अगर हम बात करें ओबेसिटी की, तो बेसिकली अगर मैं मेडिकली बात करूं तो ओबेसिटी, मोटापा, ये है क्या? देखिए, एक ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। एक है ओबेसिटी और एक है ओवरवेट। बहुत लोग ओवरवेट को ओबेसिटी के साथ कंफ्यूज करते हैं और ओबेसिटी को ओवरवेट के साथ कंफ्यूज करते हैं। शॉर्ट में मैं एक लाइन में बताना चाहूंगा, जो ओवरवेट है, अगर कोई पर्सन है, उसका वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट वो उसको किसी भी उसकी लाइफस्टाइल पे या उसे किसी डेली वर्क पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम उसको ओवरवेट लेंगे। और ओबेसिटी हम मेडिकल डिजीज की तरफ ले जाते हैं। इफ अ वेट बिकम्स अ डिजीज, देन वी विल टेक इट एज अ ओबेसिटी। इसका दूसरा डिफाइन करने का तरीका भी होता है कि एक बीएमआई फैक्टर होता है, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, कि एक बॉडी मास इंडेक्स होता है। ओवरवेट और ओबेसिटी उस पे क्लासिफाई करा जाता है अकॉर्डिंग टू द मेडिकल टर्म्स। अगर बीएमआई 25 से 30 तक हम रखते हैं, अगर कोई पर्सन 25 से 30 बीएमआई पर आता है, तो उसको हम ओवरवेट की कैटेगरी में डालते हैं। अगर वो 30 से ऊपर आता है, तो वो ओबेसिटी में चला जाता है। तो सर ओबेसिटी क्या एज वाइज, या हम कहेंगे बच्चों में, एडल्ट्स में या सीनियर सिटीजन में अलग अलग टाइप्स की होती है, या कुछ इसका इफेक्ट अलग अलग इफेक्ट होता है? देखिए, ओबेसिटी एक टर्म है जो कि तभी जो मेडिकल टर्म्स हैं, उन्होंने एक बीएमआई एक ऐसा फैक्टर बना दिया है कि जो इरिस्पेक्टिव ऑफ एज चलता है। वो बॉडी की हाइट और वेट के अकॉर्डिंग हम उसको बीएमआई को कैलकुलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आगे का प्रोग्नोसिस निकालते हैं। ये बात ज़रूर है कि आजकल बच्चों के अंदर जो ओबेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। स्पेशली हमारी कंट्री में पाया गया है, इंडिया इज़ टुडे अ सेकंड लार्जेस्ट कंट्री with the highest rate of obesity in children all over the world. First is China and second is our India, and it is increasing and may cross China in few years. तो ओबेसिटी मेन चिल्ड्रंस के अंदर इसलिए बहुत जरूरी, मतलब कंसर्न हो गया है, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। दूसरा क्या है कि अगर चिल्ड्रंस के अंदर ओबेसिटी आ जाएगी, तो उनको ओवरऑल प्रोग्नोसिस, ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनकी ग्रोथ, उनकी एजुकेशन, सब कुछ इफेक्ट होती है। मतलब रिसेंट स्टडी ये कहती है कि अराउंड ग्रोथ कैसे इफेक्ट करती रिसेंट स्टडी हाँ, रिसेंट स्टडी ये कहती है कि अराउंड 2020 जनवरी का स्टैट्स जो हमारे इंडिया का आता है, वो ये बताता है कि मोर देन 10 to 15% of the children under the age of 18, they are affected with the obesity. इफेक्ट उसमें उनके अंदर परसेंटेज ज्यादा क्यों आ रही है? उसका रीजन ये है कि एक तो बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, बच्चों का जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उन्होंने अपने पेरेंट्स से लेना स्टार्ट कर दिया है और वो उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
पेरेंट्स कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो बच्चों को ये पता ही नहीं है कि एक्सरसाइज क्या होती है, फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है। बच्चों की जो आउटडोर एक्टिविटीज है वो एक लैपटॉप, आईपैड और फोन तक आकर सीमित हो गई है। जितनी भी गेम्स हैं, जो उनकी बंच ईटिंग है, पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, उनको बच्चों का नहीं पता वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू स्कूल एंड दे आर हैविंग जंक फूड, लॉट ऑफ जंक फूड। मतलब इन शॉर्ट में ये बताऊं कि अगर कोई बच्चा हर रोज जंक फूड नहीं खाएगा, चिप्स नहीं खाएगा, पास्ता नहीं खाएगा, तो उसका दिन पूरा नहीं होता। तो एक डाइट जिसके अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं और प्रोटीन बिल्कुल नाम मात्र होता जा रहा है, वो एक सबसे बड़ा कारण है ओबेसिटी की तरफ बच्चों को ले जाने का। सर एडल्ट्स में थोड़ा बताइए, जो एडल्ट्स के अंदर इस ओबेसिटी का क्या हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हैं और उनमें क्यों इतना वेट गेन, खासकर फीमेल सेक्टर्स पे अगर हम देखें तो देखते हैं ना कि हम फीमेल्स के अंदर भी ये काफी चीजें हो रही हैं, ऐसा क्यों है? देखिए एडल्ट्स के अंदर बहुत लोग ये लेते हैं कि मेरे पेरेंट्स ओबीज हैं तो मैं भी ओबीज हूँ, मैं पतला नहीं हो सकता हूँ, मैं क्या करूँ। इन शॉर्ट क्या होता है कि दे डोंट ट्राई टू लूज वेट इवन इफ, सी देयर आर टू कैटेगरीज, वन इज अ पर्सन इज ओबीज, ही और शी, वो दोनों मतलब अपना वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका वेट कम हो रहा है एंड वो ठीक चल रहे हैं। दूसरी कैटेगरी होती है कि उनका वेट बढ़ रहा है। हमारे पास बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जी वेट बढ़ा, 10 साल से बढ़ रहा है और 6 या 7 साल से हम जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइटरी हैबिट्स हमारी बहुत अच्छी हैं, उसके बावजूद हमारा वेट बढ़ रहा है। तो उसको हम एक मेडिकल डिजीज की तरफ ले जाते हैं विच इज नोन एज की अनकंट्रोल्ड वेट गेन, जो उनके कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद हम लोगों का रोल आना स्टार्ट होता है कि हम पेशेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि आपको सर्जरी की आवश्यकता है। हर मोटे बंदे को सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये बात भी समझनी बहुत ज़रूरी है बरिएट्रिक सर्जरी, जिसके बारे में हम बात अभी करेंगे कि बरिएट्रिक सर्जरी का मतलब ये नहीं है कि बरिएट्रिक सर्जरी कराई और आप पतले हो गए। ये जो एक लोगों के मन में धारणा है कि मोटे हैं, पतले नहीं हो पा रहे हैं, बरिएट्रिक सर्जरी कराओ और हम पतले हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बहुत फैक्टर्स हैं कि किस पेशेंट्स में, किन लोगों में हमें बरिएट्रिक सर्जरी की जरूरत है, किसमें नहीं है। आपने सर जैसे अभी बरिएट्रिक सर्जरी के बारे में बोला, तो आप एक तो मतलब एक्चुअली में अगर मैं मेडिकली बात करूं तो ये सर्जरी होती क्या है, इसका एक्चुअली में क्या रोल है हमारी बॉडी में, क्या चेंजेस ऐसे आते हैं कि जो इसका इफेक्ट हमें दिखता है? देखिए बरिएट्रिक सर्जरी पहले इवन जो हमारी इंश्योरेंस होती है, जो हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, वो भी, और जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड के लोग हैं, वो एक इसको कॉस्मेटिक सर्जरी की तरह लेते थे। बट अब एक चीज़ जो हम बहुत लंबे समय से लोगों को समझाना चाह रहे हैं और बहुतों को समझ भी आई है और आपके माध्यम से भी काफ़ी लोगों तक इन्फॉर्मेशन जा रही है कि बरिएट्रिक सर्जरी कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, इट इज़ अ लाइफ सेविंग सर्जरी। वो लोग जो मोटापे की वजह से अपनी उम्र को कम करते जा रहे हैं, जिनका लाइफस्टाइल बहुत पुअर हो गया है, जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इफेक्ट हो गई है, जिन्होंने जिनके शरीर पे ऐसी बीमारियां आ गई हैं जो मतलब मोटापे के जब जैसी वो अपना वजन कम करेंगे उस बीमारी से भी मुक्ति पा सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बीमारी जो है मोटापे के साथ जुड़ती है वो शुगर की बीमारी जुड़ती है, जिसको एक नई टर्म दी गई है डायबिसिटी। डायबिसिटी का मतलब होता है कि वो मोटा बंदा जिसका वजन बहुत ज्यादा है और वो डायबिटीज का भी मरीज है, उसको हम डायबिसिटी का पेशेंट कहते हैं। एक किसी का वजन बहुत ज्यादा है और ऊपर से वो डायबिटिक है, ये उसके लिए सबसे पूरेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। दूसरा बीपी, तीसरा सांस चढ़ना। बहुत लोग हमारे पास ये आते हैं कि उनको यही नहीं पता लगता है कि उनको रात को सोते सोते एकदम उनकी आंख खुलती है और उनको ये फील होता है कि जी मेरा सांस रुक रहा है। उनको ये पता ही नहीं होता है कि ये अचानक हो रहा है या उनके शरीर में कोई बीमारी पनप रही है। वो एक बीमारी है, बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी है, जिसको हम ओएसए कहते हैं, जो कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया। कई लोग होते हैं वो एक भी पिलो लेके नहीं सोते हैं, रूटीन में लोग एक पिलो लेकर सोते हैं। हमारे पास ओवरवेट लोग ऐसे आते हैं जो पिछले 10 साल से 4-4 पिलो लेकर सो रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं होता है कि हम कब 4 पिलो पर आ गए 1 पिलो से। उसका रीज़न क्या होता है कि अगर वो सीधा सोएँगे तो उनका साँस रुकेगा। वो एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया के शिकार हो चुके हैं, जिसमें अगर सोते-सोते साँस रुक गया, तो पेशेंट कोई भी अपनी जान भी गँवा सकता है। तो इसलिए बरिएट्रिक सर्जरी का इसमें बहुत बड़ा रोल ये आता है, जो आप मेरे से पूछ रहे थे कि बरिएट्रिक सर्जरी एक्चुअली होता क्या है? बरिएट्रिक सर्जरी में करते क्या हैं? बरिएट्रिक सर्जरी 2 या 3 प्रकार की होती है, बेसिकली 3 प्रकार की होती है।
और हम सारी की सारी बेरिएट्रिक सर्जरी लेप्रोस्कोपी से, दूरबीन से और रोबोटिक सर्जरी से करी जाती है। जिनमें रोबोट की आवश्यकता होती है उनमें हम रोबोट यूज़ करते हैं, जिनमें लेप्रोस्कोप की आवश्यकता होती है उसमें हम लेप्रोस्कोप यूज़ करते हैं। सबसे पहली जो बेरिएट्रिक सर्जरी होती है वो होती है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में हम पेशेंट के पेट को छोटा कर देते हैं और जो एक्स्ट्रा स्टमक होती है उसको निकाल देते हैं। जो पेट को छोटा करने का इफेक्ट क्या आता है कि हमारे बॉडी के जो हंगर हार्मोन्स होते हैं वो बनने कम हो जाते हैं और जो पेशेंट है उसको भूख कम लगती है। भूख कम लगती है तो वो बंच ईटिंग बहुत कम करता है। साथ में हम जैसे ही पेशेंट की ऑपरेट होता है तो वेरी फर्स्ट डे हम अपने पेशेंट को डाइटिशियंस हमारी टीम में एक्सपीरियंस बेरिएट्रिक डाइटिशियंस हैं उनके साथ हम कनेक्ट करते हैं, जो डे टू डे बेसिस पे उनके साथ कनेक्ट रहती हैं, उनको डाइटरी हैबिट्स बताती हैं कि व्हाट दे विल ईट, व्हाट दे नॉट टू ईट। बट ये वाली डाइटरी हैबिट्स अगर कोई हमारे पास बहुत लोगों को क्वेश्चन आते हैं कि हम यही वाली डाइटरी हैबिट्स अगर ऑपरेशन से पहले फॉलो कर रहे हैं तो हम पतले हो सकते हैं, हमें ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। बट उनको ये समझाना जरूरी होता है कि पेट का आकार बढ़ते बढ़ते आपके शरीर के हंगर हार्मोन्स और हार्मोनल इम्बैलेंस इतना ज्यादा हो चुका है कि जब तक हम उस पेट के हिस्से को नहीं निकालेंगे आपके हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक नहीं होंगे और आपका वजन कम नहीं हो सकता। यही कारण होता है कि पिछले 10 साल से 5 साल से जिम जा रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बट वो वजन कम नहीं कर पा रहे हैं। अगर वजन कम करते हैं तो वो 3 या 4 किलो तक होता है। दूसरी सर्जरी होती है बाईपास। जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा होता है और जिनको बहुत ज़्यादा वजन घटाने की आवश्यकता होती है, उनके लिए हम बाईपास करते हैं जिसमें हम पेट को भी छोटा करते हैं और पेट को छोटा करने के साथ-साथ पेट को छोटी आंत से सीधा जोड़ भी देते हैं, ताकि वो जो भी खाना खाते हैं वो सीधा पेट से छोटी आंत में बाईपास हो जाता है। शरीर के अंदर कम एब्ज़ॉर्ब होने का उसको टाइम दिया जाता है। तीसरी एक जो सबसे लेटेस्ट टेक्नीक है, जो कि हम विदाउट सर्जरी वाली टेक्नीक बोलते हैं, जिसको एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी कहा जाता है। ये पूरे इंडिया में 3 या 4 सेंटर्स हैं जहाँ पर होती है, उसमें से एक सेंटर हमारा भी है, जिसमें हम करते हैं, पूरी हमारी टीम है। उसके अंदर क्या किया जाता है कि पेशेंट को एंडोस्कोप से सारे वाकिफ़ हैं, एंडोस्कोपी क्या होती है। एंडोस्कोप पेट में डाला जाता है और एंडोस्कोप के ज़रिए ही पेट के अंदर टाँके लगा के पेट को छोटा कर दिया जाता है। उसमें पेट बाहर नहीं निकाला जाता है। बहुत लोगों के मन में धारणा होती है कि मेरा पेट बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। और लेकिन गैस्ट्रोप्लास्टी उन लोगों को हम सजेस्ट करते हैं जिनको 10 से 15 या 20 किलो वजन कम करना होता है, उससे ज़्यादा वजन कम उसमें नहीं होता है। जिनको 40-50 किलो वजन कम करना होता है या 60-70 किलो वजन कम करना होता है, उनमें हम लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी को सजेस्ट करते हैं। ओके, सो ये आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, हमें टाइप्स ऑफ बेरिएट्रिक सर्जरीज के बारे में बताया। सर, आपने अभी एक टर्म यूज किया था रोबोटिक, आपने रोबोटिक सर्जरी के बारे में बात की थी। तो अगर मैं ये इस सर्जरी को जोड़ूं तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एक लेटेस्ट एडवांसमेंट्स है, लाइक पहले ट्रेडिशनल और अब मॉडर्न अप्रोच आ गई है। तो आपको क्या लगता है कि बेरिएट्रिक सर्जरीज में या आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में व्हाट आर द न्यूएस्ट एडवांसमेंट्स यू आर सीइंग नाउअडेज एंड क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, रीसेंट एडवांसमेंट ये है कि बेरिएट्रिक सर्जरी अब प्रॉपर लेप्रोस्कोपिक वे में होनी स्टार्ट हो गई है। पहले भी लेप्रोस्कोपी होती थी, आज से 10 साल पहले पेट क्या होता था कि लेप्रोस्कोप से हम ऑपरेशन करते थे। जो कट आते थे लेप्रोस्कोप के वो भी बहुत बड़े आते थे। पेट में ड्रेन भी डाली जाती थी और बाद में टाँके भी लगाए जाते थे स्किन के ऊपर। अब जो हम लेटेस्ट टेक्नीक यूज़ कर रहे हैं जिसको हम सूचरलेस टेक्नीक बोलते हैं, उसमें एक जो हमारा पेन का रिफिल होता है, उतना ही बड़ा छेद हमारे पेट में 2 या 3 छेद होते हैं, जिसको हम कट नहीं बोलेंगे, छेद बोलेंगे। जिसमें बाद में टाँके की आवश्यकता भी नहीं होती है, अगर होती है तो घुलने वाले टाँके लगते हैं। पेशेंट को बाद में टाँके कटवाने का कोई उसको टेंशन नहीं होती है और उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बहुत लोगों को ये खौफ होता है मेरे बाद में टाँके कटेंगे तो क्या होगा? तो हम एक तरह से वो स्टिचलेस करते हैं। सेकंड जो मोस्ट लेटेस्ट है वो है रोबोटिक बेरिएट्रिक सर्जरी, जो कि पूरे इंडिया में भी बहुत कम सेंटर्स पे हो रही है और बहुत कम डॉक्टर्स कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी का नो डाउट बेनिफिट है। लेप्रोस्कोप ये नहीं है कि लेप्रोस्कोप से ज़मीन आसमान का कोई बेनिफिट है, बट वो बेनिफिट है इन द टर्म्स अगर वज़न बहुत ज़्यादा है, पेट के अंदर की चर्बी बहुत ज़्यादा है, तो ऑपरेशन सर्जन के लिए करना बहुत ईज़ी होता है। सर्जन के लिए करना ईज़ी होगा तो आउटकम भी अच्छे आएँगे। दूसरा क्या होता है कि उसमें मिनिमम ब्लड लॉस होता है। सर्जन की ऑपरेटिव फील्ड बहुत स्टेबल होती है, असिस्टेंट सर्जन के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाती है और इन शॉर्ट आउटकम ज़्यादा अच्छे आते हैं और पेशेंट घर जल्दी जाता है। रूटीनली अगर हम Okay. पेशेंट का आज ऑपरेशन कर रहे हैं तो अगले दिन 24 घंटे बाद हम उन्हें घर भेज सकते हैं।
या वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, दोनों में पेशेंट घर जाता है, चलते फिरते हुए घर जाता है। सर एक बात है, ये मॉर्बिड ओबेसिटी क्या होता है? देखिए, एक ये क्लासिफिकेशन होती है। पहले मैं आपको एक लाइन 2 लाइन में क्लासिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। एक हमने बात करी थी बीएमआई, वो जो होता है बॉडी जी। मास इंडेक्स, जो कि वजन और हाइट के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम 25 जिसका बीएमआई है, हम उसको नॉर्मल बीएमआई की कैटेगरी में डाल देते हैं। 25 से 30 वाले में ओवरवेट लेते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, ओवरवेट और ओबेसिटी क्या होता है। 30 से ऊपर बीएमआई वालों को हम ओबेसिटी डिक्लेयर करते हैं। 30 से 35 वालों को क्लास 1 ओबेसिटी बोला जाता है। 35 से 40 वालों को क्लास 2 बोला जाता है, और 40 से ऊपर वालों को मॉर्बिड ओबेसिटी बोला जाता है। एक टर्म जिसमें बीएमआई 40 से ऊपर है, जिसमें पेशेंट का वजन इतना ज्यादा है कि उसका बीएमआई 40 से ऊपर पहुंच गया है, कि उनको एक टर्म दे दी है मॉर्बिड ओबेसिटी। और इससे ऊपर भी एक टर्म अब आई है, जो लेटेस्ट टर्म है, सुपर ओबेसिटी, सुपर मॉर्बिड ओबीज। जिनका बीएमआई 50 से ऊपर होता है, उनको हम सुपर मॉर्बिड ओबेसिटी के पेशेंट बोलते हैं। ये एक नाम की कैटेगरी है कि अगर 40 ऊपर बीएमआई होगा तो हम उनको मॉर्बिड ओबेसिटी बोल देंगे। दूसरा, इसको अलग से इतना क्यों बताया गया कि मॉर्बिड ओबेसिटी अलग नाम इसलिए दिया गया कि जिनका बीएमआई 40 से ऊपर होता है, उनके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको मोटापे से जुड़ती बीमारियां लग चुकी होती हैं, जो 40 से ऊपर बीएमआई वाले होते हैं, जिनमें सबसे बड़ी बीमारी डायबिटीज की होती है, बीपी की होती है, जो हमने पहले भी बताया है, और एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ओएसए की बीमारी होती है। और उसके अलावा एक इनफर्टिलिटी, फीमेल्स में जो ओबीस फीमेल्स होती हैं, उनके अंदर इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा पनप रही है बिकॉज ऑफ द ओवरवेट एंड द ओबेसिटी। सर आपके हिसाब से कौन राइट कैंडिडेट होते हैं इस तरह की सर्जरीज के लिए? आपने जैसे कहा था कि हर एक को जरूरत नहीं होती, और ये नहीं कि अगर आप मोटे हैं या ओबीज हैं, आपके थोड़े फैट हैं, तो आपको सर्जरी, ऐसा नहीं है। तो आपके हिसाब से हु इज द राइट कैंडिडेट फॉर दिस सर्जरी? देखिए, राइट कैंडिडेट का ये होता है कि वही मैंने आपको जो 3 कैटेगरीज बताई हैं कि स्लीप, बाईपास एंड गैस्ट्रोप्लास्टी। अगर हमें लगता है कि पेशेंट को 15 से 20 या 25 किलो वजन करने की आवश्यकता है, 30, 31 या 32 बीएमआई का है और वजन कम करना है, तो हम उनको गैस्ट्रोप्लास्टी की एडवाइस करते हैं। अगर उनका बीएमआई ज़्यादा है, जो आप मेरे से अभी पूछना चाह रहे हैं कि किनको हम बरिएट्रिक सर्जरी करें, किनको हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करें, किनको हम बाईपास करें, वो वाली कैटेगरी के लोग आते हैं कि जिनको वजन कम करने की आवश्यकता इसलिए है कि अगर वजन कम नहीं होगा तो ये वाली बीमारियां लग जाएंगी या उनको लग चुकी होगी। हम बेसिकली इन बीमारियों के ऊपर पेशेंट को कैटेगराइज करते हैं कि उनको कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर किसी को थोड़ा चलने से सांस चढ़ रहा है, सोते हुए सांस रुक रहा है, बैठे बैठे सोते हैं, बैठे बैठे कई लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, अनकंट्रोल डायबिटीज चल रही है, वो डायबिटीज जो कितनी भी मात्रा में इंसुलिन दे दे उससे नहीं ठीक होती है, या अगर सारी बीमारी पेशेंट्स को है तो उनको हम बरिएट्रिक सर्जरी के लिए एडवाइस किया जाता है। वो कोई कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए हम उनको एडवाइस नहीं करते हैं, उनकी जान बचाने के लिए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए हम उनको बरिएट्रिक सर्जरी की सलाह देते हैं। सर बिफोर सर्जरी क्या ऐसे पैरामीटर्स होते हैं या क्या ऐसे प्रीरिक्विजिट्स हैं जो एक एक प्रिपरेशन चाहिए होती है, एक पेशेंट को, एक डॉक्टर को, एक दोनों की कम्युनिकेशन में आपको लगता है कि क्या एक होना चाहिए? देखिए, कोई भी सर्जरी है, कोई भी बरिएट्रिक सर्जरी हम करते हैं या कोई भी सर्जरी करते हैं, उससे पहले एक बेसिक ब्लड टेस्ट हमारे होते हैं। तो सिमिलरली बरिएट्रिक सर्जरी में भी बेसिक ब्लड टेस्ट जो एक एनेस्थीसिया देने के लिए हमें आवश्यक होते हैं, और कुछ ब्लड टेस्ट जो हम पेशेंट के विटामिन्स लेवल पर, जैसे विटामिन डी, विटामिन बी 12 के ऊपर हम खास ध्यान देते हैं कि अगर प्री ऑपरेटिवली, ऑपरेशन से पहले पेशेंट की ये वाली विटामिन बी 12 और विटामिन डी और मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ये सारी अगर इनकी मात्राएं कम हैं तो हम इनको पहले से सप्लीमेंट दें, ताकि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए। दूसरा क्या होता है कि कोई भी अगर हम ऑपरेशन करते हैं उससे पहले बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवा के एक दिल का हम चेकअप जरूर करवाते हैं, क्योंकि जो ओबीज लोग होते हैं उनको कार्डिक एलिमेंट होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। ऑपरेशन के दौरान भी, ऑपरेशन के बाद भी उसका पूरा ख्याल रखते हुए उनका पूरा चेकअप करवा के एनेस्थीसिया का पूरा चेकअप कराया जाता है। जब वो एनेस्थीसिया की तरफ से और हार्ट के डॉक्टर की तरफ से फिट होते हैं, उसके बाद हम उनको ऑपरेशन के लिए लेते हैं। उसमें कोई अलग से कोई खास चेकअप नहीं होता। चलिए सर, अब हम इस चर्चा के अंतिम चरण में आएंगे। हम
जिस तरह से आपने पहले भी जिक्र किया था कि फास्ट फूड का, तो जाहिर सी बात है बच्चे नहीं बड़े भी बहुत शौकीन है, इंक्लूडिंग अस, हमें बहुत शौक रहता है फास्ट फूड्स का और जंक फूड्स का। तो सर क्या ऐसा एक सोशल मैसेज आप सोसाइटी को देना चाहेंगे फॉर फिट हेल्दी और हम आगे अपना अच्छा लाइफस्टाइल अपना बना सके, आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा, क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कामना करता हूँ कि जो ओबेसिटी जो हमारे देश में जैसे कोविड-19 पेंडेमिक बनता जा रहा है, तो एक तरह से ओबेसिटी हमारे देश में बहुत पहले से ये एक पेंडेमिक बना हुआ है, स्पेशली बच्चों में बना हुआ है, जो कि हमारे फ्यूचर्स हैं, हमारे देश के फ्यूचर हैं, वर्ल्ड के फ्यूचर हैं। तो उसके लिए एक छोटी-सी सलाह सिर्फ ये है कि हमें सबसे पहले अपनी डाइटिंग हैबिट्स को चेंज करना है, जिसके अंदर हम अपने फैट कंटेंट और कार्ब्स कंटेंट को हमें मिनिमम करना चाहिए, जो हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए। हम सीखेंगे तो हम बच्चों को सिखाएँगे, और हमें अपना प्रोटीन कंटेंट हमें एडिक्वेट लेना है। बंच ईटिंग नहीं करनी है। जो हम अपना नॉर्मल खाना खाते हैं, हमें वही खाना खाना है, उसमें कोई ये नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट के साथ लेना है, बट उसके अंदर फैट और कार्ब्स बहुत कम होने चाहिए। एक्स्ट्रा नहीं खाना चाहिए। जंक फूड से हम जितना दूर रहें, उतना ज़्यादा अच्छा है। ईटिंग ऑफ इवन अ सिंगल पीस ऑफ जंक फूड इज़ इफेक्टिंग आवर लाइफ। थर्ड क्या है कि स्नैक्स ईटिंग नहीं करनी है। इन बिटवीन द मील्स जो हमें खाने की आदत होती है कि टीवी देख रहे हैं और हम खा रहे हैं, हम बच्चों के लिए क्या सजेस्ट करते हैं कि टीवी को स्विच ऑफ करके बच्चों को खाना खिलाया जाए, क्योंकि उनको टीवी देखते-देखते या मोबाइल पे गेम खेलते-खेलते यही नहीं समझ आता कि उन्होंने कितना खा लिया है, तो क्या उनको खा रहा है, भूख उनके ही अंदर क्या सैटिस्फाई जा नहीं रहा है, उनको होती। ये भी नहीं पता होता काफी बार। उनको ये नहीं पता होता। जी। जब टीवी के अंदर जो चीज़ वो देख रहे हैं, जब वो बंद होती है, तो उसके बाद उनको समझ आता है कि वो क्या ले रहे थे, और उनको सैटिस्फाई नहीं होते हैं, और उसके बाद उनका ओवर ईटिंग स्टार्ट होता है। तीसरा सबसे ज़रूरी है अच्छी नींद। अगर हम अच्छी अपना स्लीप साइकिल को मेंटेन करेंगे, तो वो ओबेसिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ हार्मोनल सिक्रीशंस। एंग्जायटी, लॉस ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, ये सारे जो है ओबेसिटी की तरफ हमें लेकर जाते हैं। तो बेसिकली सर हमें एक चीज हमारे दर्शक हमसे अक्सर पूछते हैं कि जब हम, कई लोग देखते हैं खाने में बहुत लंबा गैप दे देते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट कहीं ने स्किप कर दिया, या ब्रंच का बहुत कंसेप्ट चल रहा है, या सपोज सुबह ब्रेकफास्ट करा मान लो 8 बजे या 9 बजे करा, फिर वो कई बार लंच नहीं कर रहे, सीधा शाम को 5 बजे स्नैक्स ले रहे हैं, तो सर लंबा जो गैप आता है क्या वो भी ओबेसिटी को बढ़ाता है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बढ़ाता है। आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये धारणा हम सबको पता है कि ब्रेकफ़ास्ट हमारा सबसे ज़्यादा हेवी होना चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे लंच आता है, और डिनर हमें लाइट रखना चाहिए। ड्यू टू सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल अपने ऑफ़िसेज़ में, अपने वर्क में सारे इतने बिज़ी हैं कि वो सुबह भागते-भागते ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, लंच स्किप करते हैं, और डिनर को अच्छी तरह करते हैं, और फैमिली वाले भी उनको अच्छी तरह कराते हैं कि पूरा दिन कुछ नहीं खाया। जो और लंच करने के बाद हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, और हम अगर लंच मिस भी कर दिया है, तो डिनर के बाद हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और हम उसके बाद सो जाते हैं, और सुबह उठ के हमारी वही जो लाइफ है, जो शेड्यूल है, वो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स, एक पार्ट जो होता है कि अगर हम ऑफिस भी जा रहे हैं, तो हमें शेड्यूल बनाएं कि अगर हम मॉर्निंग 8 o'clock अगर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो अराउंड 2 o'clock हमें लंच करना है, और अराउंड 7 o'clock हमें डिनर करना है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज जो हमारे एंसेस्टर्स बोलते आ रहे हैं, वो बिल्कुल सही बोलते थे। हमसे ज़्यादा फिट होते थे। हमसे ज़्यादा फिट इसलिए होते थे क्योंकि वो ये सारी चीज़ों को फॉलो करते थे। तो सर जैसे उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी हमसे बहुत टाइम्स बेटर होती थी। सर हम बहुत बार सुनते हैं कि खाने से, कहते हैं 2-2.5 घंटे पहले, सॉरी सोने से, आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स, कहते हैं कि सोने से 2-2.5 घंटे पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए, या तो गैप रखना चाहिए सोने और रात के डिनर में और खाने में, तो ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है सर? देखिए, इसका कंसेप्ट ये है कि जो हमारा पेट है, जिसमें हमारा खाना जाता है, वो 2 से 3 घंटे लेता है खाली होने के लिए। तो अगर हम डाइजेशन, जिसको डाइजेशन कहा जाता है, अगर हम डाइजेशन से पहले सो रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बोला कि डिनर करा और डिनर करते ही सो गए, उसके बाद कोई हम घूमे नहीं, फिरे नहीं, कोई वेट नहीं करा, वो ओवरवेट की तरफ हमें इस तरह से लेकर जाता है कि हमने खाया और हम सो गए, हमने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, जो एब्जॉर्प्शन है, जो फैट एब्जॉर्प्शन है, वो बॉडी में ज़्यादा होती है। हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली एक अमाउंट की एनर्जी को यूटिलाइज कर रही है, हम खाना खाएं तब भी, खाना ना खाएं तब भी। अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, तो जितना फैट बॉडी ने यूटिलाइज करना उतना बॉडी यूटिलाइज करेगी, उसके बाद वो एज अ ओवरवेट, एज अ फैट एक्यूमुलेट हमारी बॉडी में हो जाएगा। अगर हम बहुत लंबे क्लियर। टाइम तक नहीं खा रहे हैं,
तो उससे क्या होता है कि जो फैट हमने खाया वो तो यूटिलाइज हो गया, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर एटीपी एक नाम की चीज होती है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देती है, वो दूसरी तरह से फैट बनाना स्टार्ट करती है जो कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान देती है। तो डिनर के बाद हमें 2-2.5 घंटे, इसलिए मैंने आपको बोला था 7 या 8 बजे हम खाना खाते हैं, क्योंकि हम सबकी सोने की रूटीन 10 बजे की होती है, और हम सजेस्ट भी करते हैं कि 10 बजे सोएं और सुबह 5 या 6 बजे उठें और अपना दिन जल्दी शुरू करें। डिनर का टाइम 7 या 8 बजे के आसपास का होना चाहिए, ताकि उसके बाद हम थोड़ा सा घूमें, हम अपने शरीर को डाइजेशन के लिए टाइम दें। चलिए, थैंक यू सो मच सर। आई थिंक वी शुड एंड अप द डिस्कशन नाउ। टॉपिक्स तो चर्चा बहुत है करने को, हम चाहेंगे कि आगे भी आप हमें अपना कीमती समय दें और हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आपसे डिस्कस करें, एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आपसे कुछ अवेयरनेस दर्शकों को दें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये जन जागरूकता का प्रोग्राम जो है, जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है, आपको बहुत पसंद आया होगा। और किसी भी तरह का आपका हेल्थ इशू है, किसी भी तरह का आपको ओबेसिटी से रिलेटेड अपने लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ इशू है, प्लीज उसे इग्नोर ना करें। खासकर आज के टाइम में तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, और अपने डॉक्टर से या जिससे भी आप टच में हैं, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, उससे संपर्क करें। हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं डॉक्टर तुषार गोयल का, जो कि एक लैप्रोस्कोपिक और बेटिक सर्जन है, जिन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया, सर्जरी के बारे में बताया, उसके प्रॉस कॉन्स के बारे में बताया। और आई थिंक वी शुड एंड अप द डिस्कशन नाउ। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड होप थैंक यू। सभी को ठीक रखे, सभी का मंगल करें और इस वक्त से हम जल्द ही निजात पाएं। सो थैंक यू सर बिल्कुल। मच। थैंक यू।